बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर है। आप देख रहे हैं यूनिगाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टडी परमिट के बारे में बताएंगे कि कनाडा का स्टडी परमिट कैसे अप्लाई होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहाँ से कौन सी अटेस्टेशन चाहिए, मेडिकल कहाँ से करवाना है आपने, मेडिकल में कौन कौन सी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अलावा डिग्री के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा के अंदर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वीज़ा लेटर कहलाता है, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है फॉर अप्लाइंग कैनेडियन स्टडी परमिट। इसमें डीएलआईज, वो इंस्टीट्यूशन का डीएलआईज होना ज़रूरी है, कैनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। मींस के कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस नंबर इशू किया हुआ है हर इंस्टीट्यूशन को, वो कैनेडियन नंबर उस इंस्टीट्यूशन के पास होगा तो ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकेगा। कैनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से जब आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू हो जाता है तो उसकी बेसिस पे आप ऑथराइज हो जाते हैं, अलाउ कर दिया जाता है आपको कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप वीज़े का ये एक डॉक्यूमेंट है जो वीज़े के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड है, स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, अगर तरतीब में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आइट्स रिक्वायर्ड है। आइट्स के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपने साथ मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कराना है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स हैं, लाहौर में है, जैसे इस्लामाबाद में है, कराची में है, कश्मीर में है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो आप उन जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे। कनाडा के केस में अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया हुआ है और फिर आप मेडिकल कॉल पे मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट और आपका जो मेडिकल रिजल्ट है वो अपलोड कर देंगे कैनेडियन इमिग्रेशन के पोर्टल पे। ये उनका डायरेक्ट लिंक है उनके साथ। लेकिन अगर आपने बिफोर अप्लाइंग योर वीज़ा मेडिकल करवाना है तो उस सूरत में वो आपको एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो देन लेटर ऑन ये आपस में कोऑर्डिनेट करके ये उसका जो है ना अपलोड करेंगे मेडिकल, देन वो उसको असेस करके रिव्यू कर लेंगे। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई मेडिकल की कंडीशन ना हो। अब आपके पास मेडिकल आ गया, आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपके पास आइट्स आ गया, उसके साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसडीएस तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, अगर नॉन एसडीएस कर रहे हैं तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। पहले हम नॉन एसडीएस को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन एसडीएस के केस में आपको अपने सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी देने हैं। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर जो भी आपको फंडिंग कर रहे हैं उनकी जो अर्निंग के वेज हैं, अर्निंग किन किन सोर्सेज से उनकी होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने। लेट्स सपोज आपके फादर या मदर बिजनेस पर्सन है, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन सारी चाहिए, बिजनेस के पोर्टफोलियोज, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर द स्ट्रेंथन ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। अगर आपके पेरेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो फिर एग्रीकल्चर की जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जो फर्दे हैं, वो आपको चाहिए, अलॉन्ग विद और भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आप का जो मामला होता है, जो टिपिकल एग्रीकल्चर में वर्ड यूज़ किया जाता है, जो पानी का मामला जो होता है, जो आप पे करते हैं, वो उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है। उसके अलावा आपको पटवारी जो फर्दें देगा उसको एंडोर्स करके देगा और उसमें वो आपको मेंशन करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। वो डॉक्यूमेंट आपका इसमें यूज़ होता है सोर्स ऑफ अर्निंग में। जब आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग आ गए, आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आ गए, आइट्स आ गया, तो फिर लास्ट डॉक्यूमेंट जो रह जाता है, मेडिकल भी सब हो गया, तो फिर आपके पास लास्ट डॉक्यूमेंट रह जाता है बैंक स्टेटमेंट। नॉन एसडीएस के केस में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, कोई स्पेसिफिक सेट रूल नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बीइंग ए प्रोफेशनल इसको स्टैंडर्डाइज्ड वे से कैलकुलेट करें तो इसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंडिचर्स। ये दोनों मिनिमम कैलकुलेट होनी चाहिए। नॉन एसडीएस केस में जितनी ओल्ड स्टेटमेंट हो, मींस के जितनी मेंटेन्ड स्टेटमेंट हो, उतनी ही अच्छी है। जैसे फ्रेश स्टेटमेंट पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब आपने कनाडा का अप्लाई करना है नॉन एसडीएस सिस्टम में तो आपको 2-3 मंथ्स अपने पेरेंट्स को बताना है कि जी जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है वो स्टेबल बैंक में रहनी चाहिए, उससे ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हों, लेकिन जो रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट है वो उतने पैसे उसके अंदर स्टेबल मौजूद हों। इसके बाद हम अगर आ जाएं एसडीएस सिस्टम के ऊपर, एसडीएस 2019 में
कैनेडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को SDS सिस्टम में ऐड कर दिया। ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है। इसमें इससे पहले इंडिया, चाइना और कुछ कंट्रीज थी। 2019 में उन्होंने इस लिस्ट को एक्सपैंड किया और उसमें पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया। अब ये प्रोसेस तो सिंपल है एज़ कम्पेयर टू नॉन SDS। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, SDS सिस्टम में जो गवर्नमेंट की, कैनेडियन गवर्नमेंट की रूलिंग है वो 20 डेज़ के अंदर उन्होंने डिसीजन देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी 20 डेज़ को तो नहीं मीट कर पाए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो वीज़ा के डिसीजंस हैं वो कंपैरेटिवली नॉन SDS से ये बेहतर डिसीजंस हैं, उसमें डिसीजन पॉजिटिव ज़्यादा हैं। अंडर SDS स्कीम आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, उस केस में आपने कैनेडियन लिस्टेड बैंक्स में GIC अकाउंट ओपन कराना है। GIC अकाउंट इज़ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको $10,000 के इक्वलेंट अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। वो GIC सर्टिफिकेट आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसका मतलब हुआ कि अंडर SDS सिस्टम आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आपको आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है DLI इंस्टीट्यूशन से। उसके अलावा आपको जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसमें आपने ये GIC सर्टिफिकेट सबमिट करना है और आइट सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इन 4 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जब से ये SDS सिस्टम लॉन्च हुआ है, तो कुछ केसेस में कैनेडियन हाई कमीशन ने फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड किए हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग और आपके जो फाइनेंशियल मीन्स हैं। इनिशियली रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी जो रूलिंग है उसमें भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन किसी भी स्टेज पे कैनेडियन वीज़ा ऑफिसर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो कुछ केसेस में ये एक्सपीरियंस में आई है बात कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में सोर्स ऑफ अर्निंग मांगे गए हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद योर ऑनलाइन वीज़ा फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सबमिट कराएंगे और ऑनलाइन ही वीज़ा की फ़ीस पे करेंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन नंबर कहलाता है। वो CIC रेफरेंस नंबर भी कहलाता है। इस रेफरेंस नंबर को आप इसी पोर्टल पे ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसमें अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो तो वो उस पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और उसमें डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आपको फर्दर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है। या फर्दर कोई समटाइम इंटरव्यू कॉल भी कर देती है कैनेडियन हाई कमीशन, तो उस केस में भी वो आपको ईमेल भी कर देते हैं और इस पोर्टल के ऊपर अपलोड भी कर देते हैं डॉक्यूमेंट कि आपको इस डेट को कैनेडियन हाई कमीशन में इंटरव्यू देने के लिए आना है। जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट पे आपसे वो डॉक्यूमेंट इसी पे अपलोड होता है, जिसमें वो पासपोर्ट कॉल लेटर भेजते हैं, जिसमें आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अब आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करें जहां आपने बायोमेट्रिक करवाए थे। जब आपको वीज़ा कॉल लेटर, पासपोर्ट सबमिशन कॉल लेटर आ गया, उस पासपोर्ट सबमिशन कॉल लेटर को प्रिंट करना है आपने, और अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट जहाँ जेरीज में आपने पहले अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक दिए थे जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी, उसके बाद वहीं पे आप पासपोर्ट सबमिट करेंगे और उनकी कुरियर फीस होती है, वो फीस उधर कैश में पे करेंगे तो आपका पासपोर्ट कैनेडियन हाई कमीशन जाएगा और वहाँ से स्टिकर होके वापस आ जाएगा। जब आपका वीज़ा स्टिकर होगा तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा एंडोस हुआ होगा, उसके अलावा इसी पोर्टल के ऊपर जो ऑनलाइन आपने पोर्टल क्रिएट किया है, इसी पोर्टल के ऊपर आपका स्टडी परमिट लेटर भी इशू होगा। ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर होता है, इस लेटर को और पासपोर्ट को साथ कैरी करना होता है क्योंकि ये बेसिकली वीज़ा एंट्री वीज़ा है, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया है उन्होंने। जब आपने कनाडा ट्रैवल करना है तो आपने ये स्टडी परमिट वाला लेटर और पासपोर्ट साथ लेके जाना है अलॉन्ग विद योर अदर डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद जो हमारी वीडियो है वो कनाडा स्टडी परमिट डिपेंडेंट वीज़ा है कि जो स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए जाते हैं उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, किसको अलाउ होता है किसको नहीं अलाउ होता,
और डिपेंडेंट के केस में, स्टूडेंट डिपेंडेंट के केस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स क्या हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स हैं वीज़ा के लिए, स्टडी परमिट के लिए, वो हम सारे मेंशन करें। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके जहन में हो, वो फुलफिल ना हुआ हो, उसको हमने एड्रेस ना किया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। हमारी कोशिश होगी कि आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करें प्राइवेटली, या अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो सेपरेटली एड्रेस किया जाए तो उसके लिए हम वीडियो बना के भी आपसे शेयर करेंगे। Thank you very much.